गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, सबसे पहले बता रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपको रिजर्वेशन का मालूम होना चाहिए रिजर्वेशन होता क्या है। रिजर्वेशन कहते हैं रिजर्व कर देना किसी भी जगह को या किसी सीट को किसी के लिए, ठीक है, कि ये सिर्फ उनके लिए है, इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता, या पुख्ता कर देना कह सकते हो किसी भी जगह को। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। आपने पढ़ा था एफपीटीपी सिस्टम में, इलेक्शन सिस्टम में पढ़ा था आपने कि हमारी कंट्री को छोटे छोटे स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में बांटा गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या कहती है। अब क्या बता रहा है, आपने देखा, ठीक है, कि जो है एफपीटी सिस्टम में देखा आपने कि हम जो है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, बता रहा है ये हमारी कंट्री है, ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी है। अब यहाँ पे बता रहा है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी लड़ सकता है। तो जो जीतेगा वही, ठीक है, वही जो है वहां पे जो है सीट लेगा। अब बता रहा है, तो अब क्या बता रहा है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मैंने ए बना दिया, बी सी वगैरह ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब यहाँ पे आपको जर्नल भी मिलेंगे, जर्नल कैटेगरी वाले भी मिलेंगे, ठीक है, एससीज वाले भी मिलेंगे, एसटीज वाले भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि अब जनरल वालों की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो ज्यादा है किससे, ठीक है, इन माइनॉरिटी ग्रुप से, एससीज एसटीज वाले से, ठीक है। तो अब अगर किसी एरिया में जनरल वाला कोई जनरल कैंडिडेट उठता है तो ऑब्वियस सी बात है जो है जनरल कैटेगरी वाले लोग जो है, दूसरे लोग जो है इनको वोट करेंगे जनरल कैटेगरी वाले को। लेकिन जो एससीज है एसटीज है, जो कम ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो वो क्या है, उनको जो अगर वहां से कोई कैंडिडेट उठता है तो उनको दूसरे लोग जो है जनरल वाले वोट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है उनके जो हर्ट होते हैं यहाँ पे बता रहा है। तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि हमने देखा कि स्टार्टिंग से देखा कि जो लोअर ग्रुप्स है, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है, वो शुरुआत से जो है क्या कर रहे हैं, वो एक निग्लेक्ट किए हुए पॉपुलेशन है, मींस उनको नजरअंदाज किया गया है। जैसे स्टार्टिंग में जो है अनटचेबिलिटी उनके लिए था, ठीक है, लोअर कास्ट के लिए, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी परेशानियां उनको आई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने सोचा कि उनको जब मालूम, मतलब उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया, फिर जाके उन्होंने जो है इनके लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए रिजर्वेशन बनाना शुरू कर दिया। मींस आइडिया वहां पे आया उनको, ठीक है, कि हम इनके लिए रिजर्व करेंगे, ठीक है, सीट्स को रिजर्व करेंगे जहां से सिर्फ यही उठ पाएंगे, ठीक है, और कोई वहां से नहीं जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने आइडिया दिया जो इसमें थे। तो पहला आइडिया दिया उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, ठीक है, और उसके बाद दूसरा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ठीक है। दोनों को हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे। अब बता रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या था, बता रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता क्या है एक्चुअली में, फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग्स टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में आई बात? नहीं आई? कोई बात नहीं। देखो क्या बता रहा है, फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अगर बता रहे कोई भी हम इलेक्ट कर रहे हैं कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, ठीक है, तो ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल, वही वोटर्स एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते होंगे। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा, ठीक है, यहाँ पे कि वही वोटर्स एलिजिबल होंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को क्या कर रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है उससे जो है इसको क्या प्रिंसिपल इक्वालिटी नहीं हो रही थी। क्यों, हम लोगों से उनका राइट टू वोट छीन रहे हैं। अगर पार्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ वही कम्युनिटी वोट करेंगे तो जो दूसरे लोग हैं तो उनका राइट टू वोट हम छीन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी पे फर्क पड़ रहा है, और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने दूसरे आइडिया की तरफ देखा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
अब इसमें क्या था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूशन आर एलिजिबल टू वोट। ये प्रॉब्लम जो यहाँ पे थी, ओनली दोज वोटर्स आर एलिजिबल जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करें। यहाँ पे इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बता रहा है, तो जितने भी वोटर्स है यहाँ पे वो सारे वोट करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, सारे वोट करेंगे, एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, मगर क्या, बट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व्ड। क्या बता रहा है, जो कैंडिडेट जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सोशल सेक्शन से, ठीक है, वही उसी के लिए सीट रिजर्व किए जाएंगे और उसी में से उसको मींस उसी जो है सोशल सेक्शन से, मींस जो एससी से वही कैंडिडेट उठेगा, ठीक है, और दूसरा कोई उसमें जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जहां पे इनकी जो क्या बता रहे हैं, रिजर्व सीट की गई होगी, ठीक है, एससीज के लिए, एसटीज के लिए सिर्फ एससी मींस उसी कम्युनिटी के माइनॉरिटी के लोग जो है वहां से इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मींस कंटेस्ट इलेक्ट, दूसरा कोई जो है वहां से जो है कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन को, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, फिर बाद में जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, अब उन्होंने जो है उनको वहां से क्या रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी एक उस कम्युनिटी से, माइनॉरिटी से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते थे, ठीक है। उसके बाद अब आपने पढ़ लिया रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिजर्व कर दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, तो रिजर्व तो कर दी, हु डिसाइड्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व्ड, किस बेसिस पे जो बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किया जाए, ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज कौन देखेगा, कहां तक होनी चाहिए कंट्री में, तो इसके लिए क्या आया, डिलिमिटेशन कमीशन आया, ठीक है। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या था, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है, और उसके बाद क्या बता रहा है कि और ये किसके साथ काम करेगा, विद इन कोलैबोरेशन ऑफ किसके साथ, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन अलग से बॉडी, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके साथ काम करेगा, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है। और इसको हम बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाउंड्री कमीशन, इसलिए क्योंकि ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री सिलेक्ट करता है कि कंट्री में कहां तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उसकी बाउंड्री कहां तक हो सकती है, कहां तक होगी, ठीक है। तो ये कौन सारा तय करता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन। समझ में आई बात। उसके बाद बता रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ देखो, इलेक्शन तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन मेन जो है वैल्यू किसकी है, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंपार्शियल होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जब ये ऐसा होगा तो फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे जो है उनको जो है पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। तो क्या उससे फिर क्या होगा, तो फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे। तो उसके बाद बता रहा है अब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आपने पीछे भी पढ़ा होगा 9th 10th में भी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम राइट टू वोट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आंसर 2 बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इलेक्शन, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 मेन बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है। क्या बता रहा है, एक क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वन इज हु आर द वोटर्स एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु कंटेस्ट इलेक्शन। अब बता रहे हैं हु आर द वोटर्स, ठीक है, वोटर्स कौन होंगे और कौन कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, ठीक है, कौन लड़ सकेंगे इलेक्शन। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जवाब दिया, ठीक है, जितने ऑल एडल्ट वोटर्स जो है हमारी कंट्री में, ठीक है, ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, वो है वो सारे क्या होंगे, वोटर्स होंगे, एडल्ट सिटीजन्स याद रखना, ठीक है, बाहर का नहीं, सिटीजन्स, ठीक है। तो उसके बाद बता रहे हैं कि टिल 1989 जो है कौन लोग कंटेस्ट कर सकते थे इलेक्शन, ओनली हुआ अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है। जिसकी 21 ईयर्स एज हो वही जो है राइट टू वोट दे सकता था, मींस उसी के पास हक था, क्योंकि वो एडल्ट माना जाता था उस टाइम। लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ, जो है इसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया, ठीक है। मींस अब जो है 18 ईयर्स एज कर दी है, ठीक है। जो भी एडल्ट होगा 18 ईयर्स, ठीक है, वो 18 ईयर्स से ऊपर, ठीक है, वो वोट कर सकता है, ठीक है। तो अब इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है, ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को बढ़ाता है, ठीक है। किस तरह कि
जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर, वो सारे वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, चाहे वो ब्लैक है, ठीक है, चाहे वो व्हाइट है। तो क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म कर रहा है और दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हु कंटेस्ट इलेक्शन। अब बता रहे कौन कंटेस्ट कर सकता है। ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ एवरी एडल्ट सिटीजन जो है बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। ठीक है, वो स्टैंड हो सकता है। ठीक है, वो स्टैंड मींस क्या करता है, मींस वो स्टैंड हो सकता है, मींस इलेक्शन के लिए, कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन को। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि हर एक जो है हमारा हिंदुस्तान का जो शहरी है, ठीक है, वो कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन एडल्ट। तो इसके लिए आप क्वालिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बता रहा है, क्वालिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंट नहीं बताई गई है। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर हमें कोई गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, ठीक है, तो कम से कम मिनिमम होती है 12 तो होना चाहिए क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के लिए बता रहा है कि हमारी कंट्री को रन कराने के लिए जो चुने जाते हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं इसका आंसर। ठीक है, क्या बता रहा है कि तो इससे क्या होता अगर क्वालिफिकेशन हमने रख दी होती, मींस मैंने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अगर क्वालिफिकेशन को रखा होता तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे जो है, क्या प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे बराबरी नहीं होती। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे एक एग्जांपल कि आप अगर कोई इंसान है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको तो पता है, लेकिन अनएजुकेटेड जो है, लेकिन उस अनएजुकेटेड है, पढ़ा नहीं है उसने, ठीक है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, लीडरशिप है, वो कि वो चला सकता है, ठीक है, वो जो है अपने जो है कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए अच्छा कुछ कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने सोचा कि कुछ कैपेबिलिटीज होने की वजह से या लीडरशिप होने की वजह से, ठीक है, तो हम एजुकेशन को क्या इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि अनपढ़ में भी वो मीन्स वो कुछ क्वालिटीज हो सकती है जो इससे वो अपने एरिया को जो है उसके लिए जो है कुछ अच्छे काम करे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर क्वालिफिकेशन को मैटर नहीं किया। ठीक है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी। ठीक है, जो क्या बता रहे, कंटेस्ट करेगा इलेक्शन को। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, सम जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, फिर जाके वो कंटेस्ट कर सकता था इलेक्शन। एक तो वो अबाउट 25 इयर्स होना चाहिए। ठीक है, अबाउट 25 इयर्स एज होनी चाहिए उसकी, 25 साल से ऊपर, फिर वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शन भी रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कौन से बता रहे रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसका बैकग्राउंड। ठीक है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से मतलब कि वो हु हैज अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 or 2 years। ठीक है, जिसने 1 या 2 से ज्यादा बता रहा है कि ईयर्स जो है जेल में काटे हो, वो इससे वो कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस लगे हैं। ठीक है, उन पे जो है केसेस जो है मतलब किसी ने ट्रायल किया है, तो अब आप सोच रहे होंगे तो वो कैसे जो है इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा है उसमें, तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि जिसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, मींस जो 2 या 2 से ज्यादा साल जो है जेल के अंदर काटे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर किया, मैंने रियल में नहीं किया, एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम इनोसेंट। तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैंने कोई मर्डर किया है, किसी ने ट्रायल कर दिया है, मुझ पे ऊपर केस कर दिया है, लेकिन जब अब बता रहा है कि जब तक ना आरोप सिद्ध हो जाए, मींस जब तक ना गुनाह जो उसने किया है वो पूरा प्रूव हो जाए, तब तक हम उसे आरोपी नहीं कह सकते, गुनहगार नहीं कह सकते। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है,
तो इसमें ये कंडीशन है, ठीक है, कि अगर आरोप सिद्ध हो गया है, उसने जेल में रहा है, जेल में उसने जो है क्या बता रहा है 2 साल 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स काटे हैं, तो उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा जब वो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद बता रहे हैं दूसरा, इसमें एक पॉइंट और है, बताया कि कोई भी जो है इसमें कि आप अमीर हो, आप गरीब हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी जेंडर से हो, ठीक है, तो मनी रिलेटेड यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, तो आप कंटेस्ट कर सकते हो। ये था इसमें आपने पढ़ा कि कौन कौन सी जो है चीजें होनी चाहिए इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। नंबर 1 25 ईयर्स ऑफ एज, दूसरा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, उसके बाद जो है कि जिसने क्रिमिनल बैकग्राउंड का से मतलब जिसने 2 या 2 से ईयर्स ज्यादा जो है जेल के अंदर काटे हों, ठीक है, वो, और जो है चाहे वो अमीर है गरीब है वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, ठीक है, लेकिन अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स होगी पूरी तब जाके वो कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।